जब भी हम स्टोरी की बात करते हैं तो हमें लगता है कि स्टोरी तो वो है जो दादी माँ अपने बच्चों को सुनाती हैं, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर आपको बस स्टोरी सुनाना आ जाए तो आप दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हो। जैसे एक बार मैं अपनी गाड़ी से लॉन्ग ड्राइव पर जा रहा था घर की तरफ। रास्ते में एक रेस्ट स्टॉप पर रुकने का प्लान बनाया। वहाँ एक अंकल मिले करीब 50 साल के और हमारी बातचीत शुरू हो गई। बात ही बात में अंकल ने अपनी कहानी सुनाई। उनके बेटे का कार एक्सीडेंट हुआ था जिससे उनका बेटा हॉस्पिटल में भर्ती था और अब रोज वो 40 किलोमीटर साइकिल चलाकर हाईवे क्रॉस करके उसके पास जाते हैं। अंकल ने बताया कि कई बार लोग उनको पैसे भी दे देते हैं जिससे वो कुछ खा लेते हैं। अंकल की कहानी सुनकर मेरा दिल भर आया और मैंने बिना सोचे समझे उनको 5,000 रुपये दे दिए और अपनी जर्नी कंटिन्यू की। देखा कहानी का कितना असर होता है। अंकल ने अपनी स्टोरी से मुझसे पैसे निकलवा लिए और मैंने ये स्टोरी सुनाकर आपको दिखाया कि मैं कितना जनरस हूँ। इतना ही नहीं, विश्वास मानो, स्टोरी से आप किसी भी नौकरी में टॉप पर पहुँच सकते हैं, चाहे भले ही आप भिखारी ही क्यों ना हो। मैंने एक वीडियो देखी, शायद आपने भी देखी हो। एक अंधा आदमी भीख मांग रहा था। उसके पास एक साइन बोर्ड था जिस पर लिखा था, मैं अंधा हूँ, प्लीज़ मदद करो। उसने सोचा था कि लोग उसके दुख को देख के कुछ पैसे देंगे, लेकिन उससे बस कुछ ही सिक्के मिले। एक दिन एक लड़की वहाँ से गुजरी। उसने देखा कि अंकल के कटोरे में सिर्फ चंद सिक्के ही हैं। वो रुकी, उस साइन बोर्ड को उठाया और मैं अंधा हूँ, प्लीज़ मदद करो वाले मैसेज को मिटा दिया। फिर उसने कुछ लिखा और चली गई। उस दिन के बाद कमाल हो गया। लोग रुकने लगे और उस आदमी को पैसे देने लगे। हर दिन इतने सिक्के जमा हो जाते थे कि उस आदमी को नया कटोरा लाना पड़ता था। कुछ दिन बाद वही लड़की फिर से वहाँ से गुजरी। अंधे आदमी ने पहचानी हुई आहट सुनी और उस लड़की को रोक लिया। पूछा, तुमने उस दिन मेरे साइन बोर्ड पर क्या लिखा था? लड़की मुस्कुराई और बोली, वही बात बस अलग शब्दों में। उसने साइन बोर्ड पर लिखा, ये कितना सुंदर दिन है पर मैं देख नहीं सकता। उस अंधे आदमी ने लॉजिक और सीधी बात लिखी थी और इस लड़की ने एक कहानी लिखी थी। पहला मैसेज, मैं अंधा हूँ, प्लीज़ मदद करो, बिल्कुल सच था लेकिन उसमें इमोशंस नहीं थे। दूसरा मैसेज, ये कितना सुंदर दिन है पर मैं देख नहीं सकता, ने लोगों के दिल को छू लिया। और अगर आप ध्यान दें तो हर ग्रेट मार्केटर स्टोरीज का यूज़ करते हैं अपने सामान को बेचने के लिए। जैसे कुछ लोग जेम्स बॉन्ड की मूवीज़ के दीवाने होते हैं, कुछ तो खुद को बॉन्ड जैसा फील करना चाहते हैं। तो क्या होता है, बॉन्ड के फैन मूवी हॉल से निकलकर एक दुकान के पास से गुजर रहे होते हैं। उनकी नज़र पड़ती है ओमेगा की घड़ी पर। वो बिना सोचे समझे $10,000 का चूना लगा के घड़ी ले लेते हैं और फील करते हैं, हाँ मैं भी थोड़ा बॉन्ड जैसा हो गया हूँ। ये होता है छुपे हुए एडवर्टाइजमेंट का जादू। रिसर्च के अकॉर्डिंग इस टाइप के हिडन एडवर्टाइजिंग से हर साल $10.5 बिलियन की सेल होती है। पता है कहानियों का हम पे इतना असर क्यों होता है? एकदम सिंपल है, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट से। जब हम इमोशनल हो जाते हैं तो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग और ऑब्जेक्टिविटी घास लाने चली जाती है और फिर हमें मैनिपुलेट करना आसान हो जाता है। आपको बेस्ट मार्केटिंग पिच ऐसे ही मैनिपुलेटेड कहानियों से भरी मिलेगी। अपनी लाइफ में भी हम ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल देख सकते हैं जो चुपके से हमारे डिसीजन पे असर डालते हैं। जैसे वेट लॉस प्रोडक्ट्स। कमेंट करके बताना, अगर आपने कोई वेट लॉस प्रोडक्ट खरीदा तो क्यों खरीदा था? क्या उस प्रोडक्ट के फीचर की वजह से, या फिर उसको कोई नेशनल सर्टिफिकेट मिला था, या बस देखा किसी और का वेट कम हुआ तो सोचा कि आपको भी ट्राई करना चाहिए। सच तो यह है कि हमें इतना फर्क ही नहीं पड़ता कि वो प्रोडक्ट नेचुरल है या उसमें क्या विटामिन हैं। हमें तो बस ये चाहिए कि हम बदले हो सकें। सोचो जब कोई लॉन्ग टाइम से ओबेसिटी के चक्कर में परेशान हो और फिर देखिए किसी के वेट लॉस की सक्सेस स्टोरी जो उसने प्रोडक्ट ए को यूज़ करके हासिल की, तो चांसेस हैं वो भी वही सामान ए लेगा। और उसके बाद जो सामान के फंक्शंस हैं वो तो बस साइड डिश की तरह होते हैं, खुद को कन्विंस करने के लिए कि अच्छा इसके पास तो सर्टिफिकेशन भी है या फिर ये तो पूरी तरह से नेचुरल है। लेकिन असल में जो बाय बटन दबाने पर मजबूर करता है वो होती हैं दूसरों की वेट लॉस की सक्सेस स्टोरीज, क्योंकि वो सुनने में बहुत मोटिवेटिंग लगती हैं, खासकर जब आप भी उन स्टोरीज की हीरो बनना चाहते हो। सेल्स में या खुद को इंट्रोड्यूस करते टाइम हम अक्सर भूल जाते हैं कि लोगों को असल में हमारी स्टोरी से मतलब होता है, ना कि इससे कि हमारे पास कितने बड़े फीचर्स हैं। वो तो ये जानना चाहते हैं कि आपके सामान के पीछे की फिलॉसफी क्या है, क्या वो उनके लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा या फिर क्या इस सामान से दुनिया बेहतर होगी। जैसे समर्थ और कलंक इंटरव्यू के लिए जाते हैं। कलंक कहता है कि उसके पास बहुत सारी स्किल्स हैं और वो कितनी चीज़ें जानता है, सेल्स में भी उसका एक्सपीरियंस है वगैरह वगैरह। वो बोलता है मुझे हायर कर लो, मैं आपके सेल्स डिपार्टमेंट में धमाल मचा दूंगा, कंपनी के लिए बहुत कमाई लाऊंगा। लेकिन समर्थ इंटरव्यू में कुछ खास नहीं बोलता, बस वो वही अंधे आदमी वाली स्टोरी सुनाता है जो हमने पहले डिस्कस की थी और कहता है मैं भी अपने सामान को उससे कितना सुंदर दिन है पर मैं देख नहीं सकता वाले लेवल पे ले जाने में मैं माहिर हूँ। अब बताओ आप किसको अपनी कंपनी में लेके आओगे? असली सेल्समैनशिप ये नहीं है कि आपने सिर्फ अपना सामान बेच दिया। असली गेम तो ये है कि कैसे अपने सामान की वैल्यू को दूसरों के साथ में जोड़ा, कैसे एक स्टोरी क्रिएट की जो लोगों को याद रहे। वो लोग जो सिर्फ अपनी सेल्स स्किल दिखाने में लगे रहते हैं वो अक्सर दिल नहीं जीत पाते, क्योंकि इनका फोकस सिर्फ सामान पे होता है, कस्टमर की ज़रूरतों पर नहीं।
बहुत लोग सोचते हैं कि उनका सामान तो बेस्ट है, दूसरों से ज़्यादा फीचर्स हैं तो मार्केट तो खरीदेगी ही। सोचते हैं वैल्यू फॉर मनी है तो कंज्यूमर क्यों किसी के आम सामान को चूज करेगा जबकि उनके पास इतने सारे फीचर्स वाला सामान नहीं है। लेकिन लास्ट में कंज्यूमर उनका सामान नहीं खरीदता, फिर वो सोचते रहते हैं, समझ नहीं आता कि क्या गलत हुआ। आखिर में सोचते हैं शायद उनकी एडवर्टाइजिंग काफ़ी नहीं थी या ब्रांड इतना फेमस नहीं था। लेकिन असली बात यह है कि उन्होंने फोकस गलत जगह लगाया। तो याद रखना, सिर्फ सामान बेचना सब कुछ नहीं होता, स्टोरी सुनाना भी सीखो। इस टेक्निक का बेस्ट एग्जाम्पल है स्टीव जॉब्स। जब वो स्टेज पर खड़े होकर सामान के बारे में बात करते थे तो कोई सामान नहीं बेचते थे, बल्कि एक कहानी के जरिए अपनी वैल्यू शेयर करते थे। जब स्टीव जॉब्स को आईपॉड बेचना था जो 2001 में 5 GB के सॉन्ग रख सकता था, तो उन्होंने अपने डिवाइस का बखान नहीं किया, न ही फैक्ट्स की बारिश की। उन्होंने बोला 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट। सीधा काम की बात, इस डिवाइस से आप अपनी जेब में 1000 गाने रख सकते हो। 1997 में जब एप्पल की हालत एकदम खराब हो गई थी, तब जॉब्स को वापस बुलाया गया कंपनी संभालने के लिए, एप्पल को बचाने के लिए। और जॉब्स वापस आए और एक ऐड बनाया, थिंक डिफरेंट ऐड। इस ऐड का मैसेज क्लियर था, एप्पल के ब्रांड को वापस से टॉप पर ले जाना। तो उन्होंने दुनिया बदलने वाले कई बड़े नामों को इस 1 मिनट की ऐड में दिखाया। जिसने ये ऐड नहीं देखा वो इस ऐड को देख सकते हैं। Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. इस ऐड में स्टीव जॉब्स ने एक भी पॉइंट नहीं बताया एप्पल के सामान के बारे में, बस उन्होंने बात की उन लोगों की जिन्होंने दुनिया बदल दी। ये ऐड हमें फीलिंग देता है जैसे कि एप्पल ही वो अगला इनोवेशन है जो दुनिया को बदलने वाला है। एप्पल का एम हमेशा से नंबर 1 बनना था, क्योंकि जॉब्स को पता था कि लोग सेकंड पोजीशन वालों को याद नहीं रखते। जैसे कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ एवरेस्ट तो सबको पता है, लेकिन दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है बहुत ही कम लोगों को पता होगा। या फिर क्या आपको पता है पहला इंसान जो चांद पर गया था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। लेकिन क्या आपको पता है कि दूसरा इंसान कौन था? देखो, फर्स्ट और सेकंड में सिर्फ 1 नंबर का फर्क होता है, लेकिन असलियत में वो धरती आसमान का अंतर हो सकता है। कई लोग सोचेंगे कि इससे हमें क्या लेना देना, हम तो कोई बड़ा बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हमारी छोटी सी कंपनी है, या हम तो मामूली लोग हैं, हम कैसे नंबर 1 बनेंगे? दूसरा नंबर भी तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। अगर नंबर 1 नहीं बन सकते तो एक नई कैटेगरी बना लो और इस कैटेगरी में नंबर 1 बन जाओ। ऐसे में लोग तुम्हें आसानी से याद रखेंगे। तो सवाल है, ऐसी कैटेगरी कैसे बनाएं जिसमें हम नंबर 1 बन सकें? जवाब है रिपोजिशनिंग। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, हाथी और चींटी में ज़्यादा ताकतवर कौन है? आप सोचेंगे कि ये क्या पागलपन वाला सवाल है। हम सबको पता है एक बड़ा अफ्रीकन हाथी लगभग 5 टन का होता है और अपने बॉडी वेट का 25% का भार उठा सकता है, मतलब लगभग 1.25 टन, यानी एक कार के बराबर। और चींटी जो 1 ग्राम से भी कम वेट की होती है, लेकिन अपने बॉडी वेट का 50 गुना तक का बोझ उठा सकती है। अगर अपने वेट के कंपैरिजन में वेट लिफ्टिंग का गेम हो तो बताओ कौन जीतेगा? जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि काम को बस एक तरीके से नहीं सोचना चाहिए। अगर वेट में कम्पीट नहीं कर सकते तो क्यों ना लोड कैरिंग कैपेसिटी में कम्पीट करें। अगर वेट कैटेगरी में नंबर 1 नहीं मिल रहा तो क्यों ना एक ऐसी कैटेगरी बनाएं जिसमें हम नंबर 1 बन सकें। यह है मार्केटिंग की दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पोजिशनिंग। इस पोजिशनिंग की थ्योरी को जैक ट्राउट ने इंट्रोड्यूस किया था 1972 में, और ये अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के हिसाब से ये अमेरिका पे सबसे ज़्यादा असर डालने वाला कॉन्सेप्ट था। अगर आप पोजिशनिंग को समझ गए तो जो कुछ भी आपके पास है उसको उठाओ और एक लंबी कहानी बनाओ और फिर उसके बेस पर बेचो। तो उम्मीद है ये वीडियो देखकर आप आसानी से स्टोरी की पावर को अच्छे से यूज़ कर पाओगे। अपने सामान या सर्विस को या फिर खुद को सक्सेसफुल बेचने के लिए अपने कस्टमर को, अपने बॉस को या फिर अपने बिजनेस पार्टनर को हमेशा याद रखना कि एक अच्छी कहानी सुनाना किसी भी सामान को बेचने से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक दमदार कहानी एक चुटकी में वायरल हो जाती है, लोगों के दिमाग में बस जाती है और उनकी यादों से मिटती नहीं। इससे ना सिर्फ आपकी कॉस्ट कम हो जाती है बल्कि दूसरों के एडवर्टाइजमेंट से भी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आएगी जो डार्क सीक्रेट ऑफ सेल्फ मेड बिलियनियर पर है।
जिसमें मैंने बताया है कि क्यों सक्सेसफुल लोग अपनी पेनफुल स्टोरी सुनाते हैं और इसके पीछे का रीज़न क्या है। अगर आप ऐसी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे आपको सारी वीडियो टाइम पे मिलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।